हे दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस 1 करने वाले हैं हिंदी का। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है? अरविंद, जलद, अचला, मदन। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चलिए फटाफट बताइए कौन सा है। कमल का पर्यायवाची सही है अरविंद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु की सही संधि क्या है? भारतेंदु की सही संधि क्या है? भारत प्लस तेंदु, भारत प्लस तेंदु, भारत प्लस इंदु या भारत प्लस इंदु। देखिए ध्यान से देखिएगा सही क्या होगा, ए बी या सी या फिर टी। चलिए बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि हिंदी और जो जीके वाला सेक्शन है इनमें आपको बिल्कुल भी समय नहीं लेना है, तभी आप वर्दी पहन पाएंगे। और आशा करते हैं कि जितने लोग भी देख रहे हैं सब लोग वर्दी भगवान की कृपा होगी तो ज़रूर पहनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी भारत प्लस इंदु। आगे बढ़ते हैं। सज्जन का विपरीत शब्द क्या है? चापलूस, दुर्जन, सहयोगी या फिर व्यभिचारी। चलिए जितने भी सज्जन लोग हैं फटाफट आंसर का जवाब दे दीजिए। सज्जन का विपरीथी यानी उल्टा शब्द क्या है? चापलूस, दुर्जन, सहयोगी या फिर व्यभिचारी। चलिए क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है दुर्जन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है? गर्म से गर्मी, घबराना से घबराहट, लड़का से लड़कपन, दूरी से दूरी। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा उत्तर। चलिए हाँ, इसका आंसर हो जाएगा लड़का से लड़कपन। देखिए लड़कपन में भाव झलकता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। निम्न में से आरंभबोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? यानी आपको बताना है किसमें स्टार्टिंग हो रही है, किसी क्रिया की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, पेड़ बढ़ता गया, यह काम करना पड़ता है, वह रोने लगा, वह बीच में ही बोल पड़ा। तो ध्यान दीजिए यहाँ आरंभ किस में हो रहा है? पेड़ बढ़ता गया, नहीं ये तो पहले की बात है। बढ़ता गया, बढ़ा, यह काम करना पड़ता है, ये भी नहीं। वह रोने लगा, यानी आरंभ यानी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वह रोने लगा, ये स्टार्टिंग दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तो चलिए फटाफट बताइए। देखिए सर्वनाम गिनते हैं। पहला हो जाएगा तुम्हारा, दूसरा हो जाएगा मैं, तीसरा हो जाएगा कौन। देखिए कौन भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो कितने सर्वनाम? 3 सर्वनाम। सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? एकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक या फिर सकर्मक। एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आप समझ लेना, सकर्मक ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्योंकि मिस हो गया है, ये कभी कभी हो जाता है, इसकी गलती क्या कर सकते हैं। चलिए हम आपसे माफ़ी मांग ले रहे हैं। तो चलिए क्या होगा? एकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक या फिर सकर्मक। जब कर्ता का फल क्रिया का फल कर्ता पे पड़ेगा तो क्या कहलाएगा? सकर्मक, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पयोधी शब्द निम्न में किसका पर्यायवाची है? वारी, समुद्र, दूध, अमृत। देखिए पयोधी जहाँ पे भी आखिरी में धा लग जाए, जलधि, पयोधी, तो वो किसका उदाहरण हो जाता है? वो समुद्र का हो जाता है। ठीक है, तो ये किसका है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? महादेवी वर्मा, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, मुंशी प्रेमचंद। तो सबसे फेमस उपन्यास दोस्तों, ये आप तो आंख बंद के भी आपको पता होगा कौन है। फटाफट तो बता दीजिए। चलिए नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, बिल्कुल धीरज रखिए। मुंशी प्रेमचंद जो है हिंदी के सब साहित्य के सबसे बड़े उपन्यासकार माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिकरण कारक के चिन्ह क्या हैं? से या फिर का, की, के,
में पे या फिर को के लिए। नहीं पता है तो कारक जाके पढ़िएगा, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंधित में पे पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। में पर जो है वो अधिकरण की निशानी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल या फिर संयुक्त काल। चलिए, पहला है आधुनिक काल है, भक्ति काल भी है, रीति काल भी है, नहीं है तो संयुक्त नहीं। इसकी जगह क्या है? आधुनिक काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, और एक काल क्या है? आदि काल। एक काल है आदि, बड़ा आ छोटी दी, आदि काल। पहला काल आदि, फिर भक्ति, फिर आधुनिक। संयुक्त काल नहीं है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, आप पेपर में भी ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं नहीं पूछ लेता है, तो नहीं में बिल्कुल आप निशान लगा लीजिएगा, ठीक है? नहीं कि ऐसा कोई ना हो कि कहीं आप हिंदी साहित्य का विभाजन देखो, हिंदी साहित्य का काल, ठीक है, अब यहाँ पे लगा दो किसी में ABC में, तो गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से पढ़ना दोस्तों। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? करुण, रौद्र, वीभत्स या फिर अद्भुत? चलिए फटाफट बता दीजिए। इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं बता पाओगे क्या? करुण का तो क्या होता है? चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। करुण का क्या होता है? रौद्र क्या क्या होता है? अद्भुत का क्या होता है? और ये तो मैं बता ही दे रहा हूँ, जुगुप्सा जो होता है वो वीभत्स रस का है। आगे बढ़ते हैं। पथभ्रष्ट युक्त समास चिन्हित कीजिए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। पथभ्रष्ट, अगर दोस्तों अगर आप समास आपको दिक्कत हो रही है समास पढ़ने में, तो मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है समास की कि अगर आप उसे एक बार देख लोगे ना, जिंदगी में अगर कोई कह दे कि तुम्हें समास नहीं आता तो बताना, एक भी गलती नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैं बनाऊंगा तो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मैं बनाता हूँ 1-2 दिन के अंदर ही बनाऊंगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगी वीडियो, कभी भी गलत नहीं होगा, ये आप 200% मान के चलिए। चलिए, पथभ्रष्ट का उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो ध्यान दीजिए, तो अव्ययी भाव में तो पहला अव्यय होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत सवाल है, पहला है। द्वंद्व में बीच में से योजक चिन्ह होता है, ये भी गलत। कर्मधारय तो है पथ से भ्रष्ट, अगर आप नहीं पता है तो इसको विग्रह कर लीजिए, पथ से भ्रष्ट, तो सासी से बीच में क्या आ रहे हैं? कारक आ रहे हैं, इस वजह से कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी का उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। चलिए, बहुब्री, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो दोस्तों अष्टाध्यायी, पहले ही 8 संख्या आ गई, जहाँ पे संख्या आ जाए वो समास होता है द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द वरदान, आह्लाद, मृत्यु या फिर स्तुति। देखिए विषाद का क्या है, तो सही हो जाएगा आह्लाद। चलिए, कि वरदान होगा। चलिए वरदान वाले भी कमेंट कर देना और आह्लाद में भी कर देना। चलिए देखते हैं किसको कितना आंसर आ रहा है। इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? बिहारी, सूरदास, कबीरदास, तुलसी। नहीं परेशान मत होइए, विषाद का क्या होगा? आह्लाद ही होगा, वरदान नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी, सूरदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। देखिए बिहारी आपके रीतिकालीन कवि हैं, जो हैं वो आपके रीतिकालीन कवि हैं। बाकी जितने हैं सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, ये आपके भक्तकालीन कवि हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी। काटो तो खून नहीं के समानार्थक वाक्यांश का चयन कीजिए। पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। तो काटो तो खून नहीं का सही अर्थ हो जाएगा भय के कारण स्तब्ध हो जाना। मतलब कोई चीज़ का आपको ऐसा डर हो जाए कि एकदम आप शांत हो जाए, एकदम बेहोश तरह हो जाए या फिर एकदम सन्न रह जाए, तो वो बोलते हैं काटो तो खून नहीं, ठीक है। यानी भय के कारण स्तब्ध हो जाना। समाचार पत्रों में, अब देखिए सीक्वेंस है, ठीक है, आप फटाफट लगा लीजिए और सीक्वेंस को बताइए मुझे उत्तर क्या होगा। पत्रों में, प्रकाशित विज्ञापनों में,
ठीक है, आवश्यक तथा उत्तोत्तम पदार्थों से द्वारा आखिरी में परिचित होते हैं। यानी आपको 11 लावा को सीक्वेंस में लगाना है, ऑर्डर में लगाना है। चलिए फटाफट देख लीजिए और लगाइए। समाचार पत्रों में चलिए लगा लिए हैं, एक बार और देख लीजिए। देखिए में आया है तो सबसे पहले सीक्वेंस हम लोग सेट करते हैं। समाचार पत्रों में, ठीक है, में है तो ठीक 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 है दोस्तों। चलिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, ठीक है, द्वारा लोग उपयोगी पदार्थों से, ठीक है, आवश्यक तथा उत्तरोत्तर परिचित है। ये तो बिल्कुल गलत सीक्वेंस है, ठीक है। सही सीक्वेंस देखिए, ढूंढिए। समाचार पत्रों में, ठीक है, तो पहला हो जाएगा प्रकाशित विज्ञापनों से, करिएगा, क्योंकि ऐसा अगर गलत हो गया तो काम नहीं चलेगा। तो चलिए पहले देखते हैं। तो समाचार पत्रों में सही बनेगा, समाचार पत्रों में आवश्यक तथा उत्तोत्तम, ठीक है, राम बन गया। फिर प्रकाशित विज्ञापनों, ठीक है, फिर वह बनेगा द्वारा लोग उपयोगी पदार्थों से परिचित होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन विशेषण है? कुशाग्र कौन सा विशेषण है? परिमाण, सार्वनामिक, संख्यावाचक या फिर गुण? चलिए फटाफट बता दीजिए। देखिए कुशाग्र है तो मतलब बता रहा है उसकी बुद्धि तेज है, इसलिए कौन सा विशेषण? गुण विशेषण है, गुणवाचक। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि मूल भेद के अंतर्गत किसके अंतर्गत आते हैं? व्यंजन संधि, स्वर संधि या विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, दीर्घ, गुण, विसर्ग नहीं सॉरी, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण और अयादि ये मुख्यतः व्यंजन संधि नहीं बल्कि स्वर संधि के भेद हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। महोत्सव का अर्थ है महान है जो उत्सव, महिमा वाला उत्सव, महान का उत्सव या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा महोत्सव का जो अर्थ है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महान है जो उत्सव। कंठ से निकलने वाली ध्वनियां हैं का, खा, गा, घा, अंगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, चा, छा, जा, झा, यहाँ, बी, सी या फिर डी। तो फटाफट बताइए। अका, अकुश, श्रवणा नाम, दीर्घा, यानी कंठ से जितनी निकलती हैं यानी का, खा, गा, घा, ये हमारी कंठ की ध्वनियां हैं। कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? वर्ग, सेना, झरना या फिर सभा? ध्यान दीजिए, वर्ग यानी काष्ठ, पूरे वर्ग, जैसे जानवर है तो उसको बता रहा है पूरा वर्ग। सभा ये भी आपका समूहवाचक संज्ञा है। सेना तो है ही है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा झरना, समूहवाचक संज्ञा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें। प्रतिवादी, चोर, अपराधी या फिर अभियुक्त? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस पर मुकदमा चलेगा वो कहलाएगा अभियुक्त, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। महाऋषि का संधि विग्रह क्या है? महान प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, मही प्लस ऋषि, मही प्लस ऋषि। अब ऐसे छोटे छोटे आंसर तो आपको बिल्कुल पता होने ही चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सब ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। चलिए 26 को मैं काट देता हूँ। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं, यानी आपको अशुद्ध वाक्य पहचानना है? नहीं, विष्णु के अनेकों नाम हैं, तलवार का एक शास्त्र है, तलवार एक शस्त्र है, ठीक है बिल्कुल सही। यह आगरे की मिठाई है, उसे पुत्र प्राप्त हुआ, ठीक है, उसे पुत्र प्राप्त हुआ। चलिए फटाफट बताइए। शस्त्र है,
हाँ तो देखते हैं, विष्णु के अनोखे नाम है, हाँ ठीक है। तलवार एक शस्त्र है, बिल्कुल सही है। यह आगरे की मिठाई है, हो उसे पुत्र प्राप्त हुआ। चलिए बताइए, वाक्य अशुद्ध नहीं है, यानी अशुद्ध कौन सा? विष्णु के अनेकों, ध्यान दीजिए, अनेकों, ठीक है। अनेकों, अनेक तो ऐसे ही पहले से ऑलरेडी है, तो को क्यों लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो अनेकों नाम है, यही गलत है, अनेक नाम है, होने चाहिए। द्वंद्व समास का उदाहरण है दीनहीन, यथाशक्ति, त्रिफला या पीताम्बर। तो फटाफट बता दीजिए, द्वंद्व समास में क्या लगा होता है? योजक चिन्ह लगा होता है। तो कहाँ लगा है? यहाँ पे, ठीक है। दीन योजक चिन्ह हीन, तो कौन सा? पहला ऑप्शन सही है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? रचयिता, रचयिता, रचयिता या रचयिता। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी रचयिता, सी सही है। समास का विलोम क्या है? बहुत बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या होगा सही उत्तर? संधि, विच्छेद, व्यास, कृष्ण। तो समास का विलोम है, क्या होगा? हाँ, समास का मतलब होता है जोड़ना, तो अलग करने का, विच्छेद नहीं, विच्छेद थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो समास का उल्टा क्या हो जाएगा? संधि इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है? ए इज द करेक्ट आंसर, ए आपका। चलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अब बात करते हैं अगले उत्तर की ओर, अगले प्रश्न की ओर। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा कथा के लेखक कौन है? मोहन नेमिसरा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, या फिर तुलसीराम, या दया पवार। तो बात की जाए जूठन की, तो किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? मितभाषी, अतिभाषी, मृदुभाषी या लघुभाषी। तो जो कम बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 35, 33, 45 या फिर 55। तो हिंदी भाषा में अगर व्यंजनों की बात की जाए तो कुल व्यंजन कितने हैं? 33। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भरपेट में कौन सा समास है? अव्यय भाव, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो भरपेट में समास है आपका कौन सा? अव्यय भाव। पहला भर जो है वो अव्यय है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला हछु, पृथ्वीराज रासो, आल्हा उदल। तो पहला प्रमाणिक ग्रंथ की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब है, पृथ्वीराज रासो, यानी चंद्रवरदाई की लिखित ये रचना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है? 11, 13, 14 या फिर 15। तो चलिए हिंदी माला में, वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 स्वर माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, 22, 18, 24 या फिर 11। तो देखिए भारत में पहले 18 भाषाएं मान्यता प्राप्त थी, लेकिन इस समय कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आपको वीडियो पर जरूर पसंद आया होगा। तो प्रैक्टिस 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार बना रहे, यही हमारा